सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी टॉप डेवलपिंग स्टोरी है और कल से हम भी इसको देख रहे थे। किर्गिस्तान के अंदर हालात काफ़ी कशीदा हो गए और 13 मई से ये मामला शुरू हुए जब किर्गिस्तान के मकामी लोगों ने मिस्री गैर मुल्की शहरियों के हॉस्टल्स में दाखिल हुए और उसके बाद वहाँ से ये सिलसिला ख़राब होता गया। पहले दो ग्रुपों के अंदर तसादम हुआ, लड़ाई झगड़ा हुई, फिर उसके बाद उधर के जो लोकल लोग थे उनके और मिस्री शहरियों के दरमियान, मिस्री स्टूडेंट्स के दरमियान लड़ाई हुई। वो वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल की गई। उसके बाद फिर लोगों के हॉस्टल्स में घुसकर जहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको मारा गया, रोडों पर घसीटा गया और फुटेजेस तो आप खुद देख रहे हैं। बहरहाल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, अलार्मिंग हुई। पाकिस्तान की हुकूमत भी जो है इसमें फौरी तौर पर उन्होंने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका नोटिस लिया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने, सागदार साहब ने भी इनका नोटिस लिया। लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं वो कुछ इसके बरक्स है। अच्छा, कुछ फ़्लाइट्स आ चुकी हैं, यानी कल एक आई है जिसके अंदर अबाउट 130 तालिब इल्म जो आ चुके हैं, लेकिन 10,000 पाकिस्तानी तलबा जो हैं इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमें वहीं से ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर हैं ये बिश्केक, डॉक्टर अनस असलम, और वो उनसे मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल पे थोड़ी सी अपडेट लूँगी ताकि पता चल सके कि वाज़े तौर पर इस वक्त सूरत हाल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनस हमें ज्वाइन करने का, आप वहीं पर मौजूद हैं। अच्छा, जो हुकूमत पाकिस्तान हमें बता रही है वो ये कह रही है कि अब हालात काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और पाकिस्तान की एम्बेसी भी जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो करंटली सिचुएशन क्या है कि क्या आप समझते हैं कि मतलब है कंट्रोल कर लिया गया है हालात को, या अभी भी कहीं कहीं तसादम वगैरह चल रहा है? व्हाट इज द करंट सिचुएशन? जी देखें, यहाँ पर करंटली सिचुएशन ठीक है, लेकिन हमने सुना है कि आज रात दोबारा यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो दोबारा हमलावर होंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसकी हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते। अभी हमने सिर्फ न्यूज़ देखी है। और रह गई बात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो उनका जो बिहेवियर है वो बहुत बुरा है हमारे साथ, ठीक है। जो कल फ्लाइट गई है यहाँ किर्गिस्तान से, अकॉर्डिंग टू दैम कि उन्होंने वो अरेंज की है, हालांकि उन्होंने वो अरेंज नहीं की कि वो फ्लाइट यहाँ से ऑलरेडी जा रही थी, ठीक है। और बच्चों ने पेड टिकट्स ली हैं, ठीक है, उन्होंने पैसे दे के वो अपने पैसों पर पाकिस्तान गए हैं। और इसके अलावा अभी तक इवैक्यूएशन का कोई यहाँ पे सीन नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई हमारे लिए कोई इस तरह का काम नहीं किया कि हमें यहाँ से फ़ौरन निकाला जाए। और यहाँ पे कंडीशन जो है राइट नाउ अभी तक ठीक है, लेकिन रात हमने सुनने में आ रहा है कि रात हालात दोबारा ख़राब होंगे। अच्छा डॉक्टर अनस, मुझे बताइए कि पाकिस्तानी तालिब इल्म 10,000 के करीब हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, कितने शदीद ज़ख्मी हुए हैं? और उसके अलावा ख़वातीन की इत्तलात आ रही थी कि वो छुपी हुई थी वॉशरूम्स में और दीगर जगह पे। तो सिक्योरिटी तो उनकी ऑब्वियसली, किर्गिस्तान की सिक्योरिटी तो हम भी देख रहे हैं कि जगह जगह आई थिंक वो लोग वो जगह जगह देख रहे हैं और थोड़ी सी उन्होंने सिक्योरिटी अपनी काफ़ी हद तक टाइट की है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन क्या है इस वक्त? मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कितने हैं और कितने वापस आना चाहते हैं? क्या आप लोगों ने कोई ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप या इस तरह का, ताकि आपस में आप लोग बातचीत कर सकें और एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें हालात? देखिए, यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप्स भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। वहाँ पर टोटली इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, जो भी यहाँ पे सिनेरियो हो रहे हैं, ठीक है। इस टाइम लड़कियाँ टोटली यहाँ पर सेफ नहीं है। यहाँ पे लड़कियों को बुली किया जा रहा है, हरेस किया जा रहा है। यहाँ पे लोकल्स ने परसों रात, ठीक है, यहाँ पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा हरेस किया है। और इसके अलावा यहाँ पे नॉट अ सिंगल फॉरनर इज सेव राइट नाउ, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, यहाँ से निकाला जाए। हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हम बिल्कुल भी यहाँ पर सेफ नहीं हैं। तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, जो सफ़ीर है, वो वज़ीर आज़म से कल भी उन्होंने बात की है, आज भी उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बात की है। तो अब वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने हॉस्टल्स का विज़िट भी किया है और अभी तक ये इत्तलात हैं कि कहा गया है कि आप लोग जो मतलब है बाहर ना निकलें, अपने हॉस्टल्स में रहें, अपनी जगहों पे रहें और आहिस्ता आहिस्ता इवैक्यूएशन होगी। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन इवैक्यूएशन आहिस्ता आहिस्ता कैसे करें? यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, मैंने रात से खाना नहीं खाया, मैं रात
से बाहर नहीं जा सकता, मैं बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, ग्रोसरी नहीं कर सकते, तो हमारे खाने का बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे हुआ एक तो, ठीक है, हॉस्टल में खाना बच्चों का नहीं मिल रहा, जो फ्लैट पे रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको खाने का बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है, तो वो बच्चे क्या करें, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। अगर दिन में एक फ़्लाइट गवर्नमेंट चला रही है तो वो एक से ज़्यादा की जाए, 3 से 4 एक दिन में फ़्लाइट की जाए, 3 से 4 फ्लाइट्स की जाए। डॉक्टर अनस असलम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, मैं आपको शो के अपडेट्स लेती रहूँगी और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि पूरी तरह से मदद की जाए और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या दीगर जो चीज़ें और जो हुकूमत तक हम आपकी आवाज़ पहुँचा सकते हैं वो ज़रूर पहुँचाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमें जल्दी इवैक्यूएट किया जाए क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं हैं, और जैसे उन्होंने जिक्र ये किया कि खाने पीने का, ये बात ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इसे असेंबली तक इसे मुझे एम्बेसी तक पहुँचाना होगा। हम लोग कोशिश ये करेंगे, हमारी ये आपसे कमिटमेंट है कि हम शो के बाद जो सफ़ीर हैं उनसे रब्ता करें और उनको और यहाँ पे फॉरेन ऑफिस से भी रब्ता करें और उनको ये बताएं कि जी खाने पीने का एटलीस्ट इंतज़ाम करें। दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। नाज़रीन, इसके सेगमेंट में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट ने ज्वाइन किया हुआ है और उनसे गुफ्तगू करेंगे। उनका तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान के और फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं सिंध के। PMLN के हवाले से भी बात करेंगे, दीगर मामलात पर भी उनसे बात करेंगे। उनको वेलकम करते हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकलने का। जी सलामुअलैकुम। जी ज़ुबैर साहब, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। आ रही है, क्लियर आ रही है। आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। खामोश हो के बोल रहे, अच्छा ठीक है, आप खामोश हो गए थे ना थोड़ी देर के, इसलिए। अच्छा ज़ुबैर साहब, मुझे ये पूछना था, ये बताइएगा से पहला मेरा तो सवाल आप नहीं मैंने अच्छा आपने वालेकुम, थैंक यू सो मच। ज़ुबैर साहब, मुझे ये बताएं, मेरा पहला तो आपसे बुनियादी सवाल ये है कि यू हैव बीन अ वेरी एक्टिव पॉलिटिशियन, वेरी गुड पॉलिटिशियन माशाल्लाह, और आपने इतना ज़्यादा उस वक्त में साथ दिया जबकि सभी तकरीबन भाग गए थे या अंडरग्राउंड हो गए थे, तो क्या आपने सियासत खुद से छोड़ी हुई है या आपने पार्टी से खुद अलहदगी हासिल की है? यू वांट टू टेक अ ब्रेक या किसी प्रेशर के तहत आपको अलग किया गया? आई मीन आई रियली वांट टू नो दिस एंड आई थिंक पब्लिक भी जानना चाहती है। देखिए, मैंने तो कोई ब्रेक नहीं लिया हुआ। सियासत करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इस वक्त तो ऑब्वियसली मैं इस वक्त PMLN से एसोसिएटेड नहीं हूँ, और जो PMLN के बुनियादी असूल थे जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया था PMLN, और जब तक वो असूल पर खड़े रहे, पॉलिटिक्स प्रिंसिपल की बुनियाद पर करते थे, उनकी पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज थे जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये तमाम चीज़ें डिफ़ाइन नहीं करती ना कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में जाएं जो आपके नज़रियात से क्लोज़ हों। तो जाहिर सी बात है वो जो सियासत मियां नवाज शरीफ कर रहे थे और जो जिसका बयानिया वोट को इज़्ज़त दो था, वो बड़ा एक भारी भरकम बयानिया था। उसका एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसोनेट किया पूरे पाकिस्तान में जब मुश्किल वक्त था। तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त आया तो वो उसको ज़ाहिर छोड़ दिया, वोट को इज़्ज़त दो, और पॉलिटिक्स ऑफ पावर करनी शुरू कर दी। तो फिर बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि जी मैं तो वहीं खड़ा हुआ हूँ, इट्स एज सिंपल एज दैट, कि जहाँ PMLN थी, अगर उसको एक सर्कल में बयान करूँ कि हम एक उस सर्कल में सब खड़े थे, वोट को इज़्ज़त दो, और उसके बेसिस पर हम एक सियासत कर रहे थे, तो कुछ लोग तो वहीं खड़े हुए हैं। बाकी अगर ज़्यादातर लीडरशिप वहाँ से निकल गई है तो जाहिर सी बात है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये खुद एतराफ़ भी करते PMLN की लीडरशिप, कोई आपको भी पता है कि जी हमने जो बयानिया था वो छोड़ दिया, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कैपिटल हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ा, हमारी पॉपुलैरिटी में कमी आई। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद दूसरे जितने बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी सामने आया, February 8 के इलेक्शंस के वक्त भी सामने आया। तो मेरा ख्याल है उसको अगर लीडरशिप महसूस करती है कि जी वो उधर वापस जाना है, तो अब थोड़ी सी देर हो गई है, बिकॉज वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था, एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं होता मतलब कि फौज के अल्लाह ना करे, लेकिन कि जी अवाम के का मैंडेट जो है वो होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स हो तो अब नैरेटिव इज सॉलिडली विद इमरान खान। तो अब अगर वापस जाते भी हैं तो अब बी टीम लगेगी इमरान खान के,
तो अब तो मेरा ख्याल है कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि जुबैर साहब वापस तो जा भी रहे हैं ना, कोशिश तो कर भी रहे हैं। ये बड़ी मेरे लिए हैरानी की बात है और मुझे कभी समझ में नहीं आता, बट यू हैव बीन सो मतलब है लॉयली कनेक्टेड टू द पार्टी। अभी आप एसोसिएटेड नहीं है लेकिन अपनी ज़ात में आप एक खुद सियासतदान है एंड यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स ऑब्वियसली एक चीज़ है, लेकिन ये जो दोनों जो भाई हैं, मतलब एक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की बहुत गुड बुक्स में और कहा जाता है कि वो हर बात मानते हैं। अब जो कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने निकले हैं और उन्होंने दोबारा कहा कि एहतसाब करो, मुझे क्यों निकाला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो आपने सुना भी होगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई और 3 लोग चले गए, वहां पे उन्होंने उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए। तो आपको लगता है कि ही इज ट्राइंग टू गो बैक और उनको लग रहा है कि वोट बैंक हिट हुआ है, इसलिए अब दोनों डिफरेंट किस्म की सियासत करेंगे लेकिन दोनों का एक ही पार्टी से ताल्लुक है? एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि जी उस वक़्त जजों ने या उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट में 2013 में या 14 में या 17 में और उसके बाद जो किरदार अदा किया है, मेरा ख्याल है वो काफ़ी ऐसा किरदार था जो कि पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में बहुत ही खौफनाक तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन और मियां नवाज शरीफ ने सफ़र भी किया, लेकिन वो मेरा ख्याल है एक चीज़ को महसूस नहीं कर रहे कि वो अब किन कुव्वतों को मदद कर रहे हैं जिसकी वजह से इमरान खान और उनकी पार्टी वही चीज़ सफ़र कर रही है या उससे भी बहुत ज़्यादा जाके सफ़र कर रही है। असूल तो ये होना चाहिए था कि आपने सफ़र किया है और फिर आप जमहूरी कुव्वतों के साथ होते, आपके लोगों को आप उन्होंने तारीफ़ की और सही मानों में तारीफ़ की कि उनके साथियों ने मुश्किल वक्त गुजारा, जेलों में गए, तो अब आप भी तो किसी की मदद कर रहे हैं किसी दूसरे लोगों को जेलों में पहुंचाने के लिए। सो ये तो नहीं होता कि ये बैलेंसिंग एक्ट, अगर ये असूल उस वक्त गलत था और आप उस असूल पर खड़े थे कि जी ये जो गैर सियासी कुव्वतें होती हैं वो एक रोल प्ले करती हैं जिसकी वजह से उनको निकाला गया और जिसकी वजह से उनके लिए इतने मुश्किल हालात पैदा हुए पार्टी के लिए, तो आज पीटीआई के लिए तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। So are we helping, what are we doing in undermining PTI? That is the key question. Because if at all कोई चीज़ हमें लर्न करनी चाहिए थी वो ये लर्न करनी चाहिए थी, जैसे 2006 में आपको पता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, क्योंकि 90 की जो सियासत थी उसको फैसला किया था कि दोनों पार्टीज ने गैर जमहूरी कुव्वतों की मदद से गिराने की कोशिश की एक दूसरे की हुकूमत को। सो मच आफ्टर दैट 4 दफ़ा होने के बाद दे रियलाइज कि दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। तो वो जिस किस्म का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, तो अब उन कुव्वतों के साथ ये तो नहीं हो सकता कि पहले आप मुश्किल हालात में थे, अब किसी और को मुश्किल हालात में देख के हम खुश हो रहे हैं क्योंकि हुकूमत हमारे पास है। और यही मेरा ज़ाती जो पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आज जिन लोगों, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने कोई कसूर किया तो उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आप इद्दत जैसे केसेस में अगर इमरान खान को रगड़ेंगे तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मज़ाक़ा खेज़ तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। इसी तरह से बाकी केसेस हैं उसमें जुडिशल नॉर्म्स ही नहीं पूरे किए जा रहे हैं। फिर बहुत से लीडर्स हैं, आपको पता है कि जिनके घरों में रात के 2-2 बजे घुस के अगर आप औरतों को भी तंग कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम भी तो फिर मदद कर रहे हैं उन कुव्वतों को जिनसे आपको इतराज़ था कि जी मुझे क्यों निकाला था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको तो सबसे आगे खड़े होकर उनका दिफा करना चाहिए कि जी। बहुत जबरदस्त, आपने बहुत ही अच्छी बात की है एंड आई थिंक यू राइटली हिट द नेल। मैं तो ये कहूंगी कि ये बड़ी अजीब बात है, यही तो पाकिस्तान की आवाम को समझ नहीं आता। जुबैर साहब, आपको पता है पाकिस्तान के हर बच्चे को भी अब सियासी शऊर है। देखें ना, हम आंखें बंद कर लेने से हम अब सच्चाइयों पे से पर्दे तो नहीं हटा, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि जी आप जो कह रहे हैं बस वही सच है। भाई दुनिया जानती है सच क्या है। अब आप देखें ना, अगर आपको उस वक्त वोट को इज्जत दो, आपके साथ एक सिंपैथी थी, आपको एक 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, अगर आप उसी चीज से कंटिन्यू रहते। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है ना कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने ली है मजबूरी के तौर पर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ तो कह रहे थे नहीं लो ये हुकूमत, क्योंकि आपको पता है यहाँ तो फॉर्म 45 और 47 की जंग है। अवाम, आपको भी पता है 8 फरवरी को अवाम निकली और किसको वोट पड़ा।
देखिए ना, ये सबको पता है कि फॉर्म 45 के क्या रिजल्ट थे और फॉर्म 47 में उसको कैसे तब्दील किया गया। अब अगर आप शॉर्ट टर्म कोई उससे इम्प्रेस होके झंडे वाली गाड़ी से या लोगों के आगे पीछे होने से और हुकूमत में जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं और एक शान और शौकत होती है, अगर आप वो शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए जैसे 2022 में लिया था, 16 महीने की हुकूमत ली थी, तो उससे कितना ज़्यादा तबाही हुई पार्टी के लिए और उसके लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेक्ट्स थे वो कितने ज़्यादा ख़राब हुए। अब फिर आपने एक बहुत ही, उस वक्त तो चले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू लिया गया था, अभी तो आपका मैंडेट ही नहीं था। मतलब यू आर फार 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 शॉर्ट ऑफ द मैंडेट दैट शुड हैव अलाउड यू। और जिस किस्म के पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल पाकिस्तान फेस कर रहा है, उसमें एक भारी भरकम मैंडेट वाली हुकूमत आती तो वो मुश्किल फैसले करते, क्योंकि उनको पता होता कि अवाम हमारे पीछे खड़े हैं। अगर अवाम ही नहीं आपके पीछे तो आप वो मुश्किल फैसले कैसे करेंगे? और अगर करेंगे तो फिर वो देखे ना, आपने जिस तरह आज़ाद कश्मीर में देखा कि रिएक्शन ऐसे हुआ कि पॉपुलर सपोर्ट थी नहीं और बिल्कुल धड़ाम से करके आपने 48 घंटे में आपने घुटने टेक दिए और तमाम डिमांड्स मान ली। अब आगे जाके आप कैसे मुश्किल फैसले करेंगे, जो कि खास तौर पर IMF के साथ आपकी नेगोशिएशंस हो रही हैं और वो जाके जून और जुलाई में जाके मुकम्मल होंगी और उसके तहत आपको वो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अब जमहूरियत को तो खासा यही होता है कि वो हुकूमत, वो पार्टी हुकूमत संभाले और मुश्किल फैसले करे ताकि मुल्क को इससे निकाला जाए जिसमें अभी हम फंसे हुए हैं और बहुत अरसे से फंसे हुए हैं और लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही। सो आई थिंक ये एक हिस्टोरिकली आगे 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी वक्त आएगा तो ये ज़रूर महसूस किया जाएगा कि हमने हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हम अगर सिंपल बोल देते, अगर PMLN बोलता कि भाई हमें मैंडेट नहीं मिला, PTI आपने बनाना है, पीपल्स पार्टी आपने बनाना है, आप बनाएं, तो क्या होता? जाहिर सी अगर पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर हुकूमत बना भी लेते तो वो चलती ही ना। आपके पास एक मौका मिलता, आप PTI को कहते कि जी मुश्किल इकोनॉमी है, आप चलाएं, और उनके लिए चलाना मुश्किल होता। यू हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सिट बैक एंड वॉच, बट हमने Zubair साहब, but I want to ask you, वैसे I mean like we have I think about a minute or so, मैं चाहती हूँ कि आप इसको ज़रा पाकिस्तान की सियासत की इस चैप्टर को थोड़ा सा रैप अप कर दें। इंशाल्लाह इन द कमिंग वीक्स वील डू मोर प्रोग्राम्स ताकि कुछ हम ज़रा खुली बात कर सकें, यू नो लाइक इल्ज़ाम तराशियों से और इन चीज़ों से हट कर कंस्ट्रक्टिव बात कर सकें। आपको लगता है कि यह हुकूमत चल सकती है? एक मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा एंड देन वील वाइंड अप ऑन योर नोट ओनली। सो आई एम गोइंग टू कंपाइल 2 क्वेश्चंस टुगेदर। और दूसरी बात, इस हुकूमत के चल जाने के बाद where do you see PMLN? I mean, where do you see their popularity? देखिए ना, पाकिस्तान की एक तो तारीख इतनी ख़राब है कि यहाँ कोई 5 साल हुकूमत चली है, कोई प्राइम मिनिस्टर चला ही नहीं है। तो एक जो भारी भरकम मैंडेट लेके भी आए थे, जिनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी थी, जिस तरह इमरान खान थे, और भी हुकूमतें आई हैं जिसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी थी, अब भी जिस तरह है, तो वो भी नहीं चली थी। तो ये कोई गारंटी तो कर ही नहीं सकता कि कितने अरसे तक हुकूमत चलेगी। लेकिन हुकूमत चलने का सिर्फ मतलब ये तो नहीं होता कि आप किसी न किसी तरह से किसी के ऑक्सीजन देने की वजह से आप बैठे रहें और कर ना सकें कुछ, और उस प्रोसेस में आपकी पार्टी का जो आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है या लोगों में, अवाम में जो आपकी पजीराई है, जो कि 40 साल लगे आपको बनाने में, वो बिल्कुल तहस नहस हो। ऑलरेडी 16 महीने की हुकूमत और उसके बाद जो केयर टेकर, वो भी उन्हीं की सिलेक्ट की हुई केयर टेकर हुकूमत थी। तो ये दिस इज मोर देन 2 years कि जब से ये हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है। और डिलीवर करने के हवाले से अगर हम देखें या पाकिस्तान की सोसाइटी को जोड़ने के हवाले से देखें तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड व्हाट पाकिस्तान नीड्स, जैस्मीन, इस वक्त अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान नीड्स अ हीलिंग टच, कि किसी न किसी तरह से एज मच एज पॉसिबल। और वो हीलिंग टच उस वक्त आएगा जैसे आरिफ हबीब साहब ने, बिजनेसमैन ने, बड़ी अच्छी बात की थी कि आप, शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि आप उठें और आगे बढ़ के एक तो अडियाला के बासियों जो इमरान खान से हाथ मिलाएं और एक इंडिया से हाथ मिलाएं। वो उसका इकोनॉमिक वो था, एस्पेक्ट था, और इमरान खान से हाथ मिलाने का पॉलिटिकल एस्पेक्ट था। अब वो कहते हैं कि जी वो तो बात ही नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो इमरान खान ने ये कहा,
बट आपको जो गेस्चर शो करना है वो इस बुनियाद पर करना है कि फरवरी 8 के हवाले से जो आपके कंसर्न्स हैं, हम वी आर रेडी टू एड्रेस दोज कंसर्न्स एज सून एज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। जो मैंडेट अगर पीटीआई का, और अगर क्या मतलब दैट इज अ रियलिटी कि अगर वो जो उनसे मैंडेट छीना था, आप उसको ठीक करने के लिए इकदाम उठाने के लिए आगे बढ़ें। आई एम श्योर ही इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। बट अगर आप ये कहें कि इसी तरह से ये चलेगी आगे 5 साल हुकूमत, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि पीटीआई या इमरान खान आगे से पॉजिटिव जवाब देंगे, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, और होना भी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल एक ऐसी धांधली होगी कि जिसको मेरा ख्याल है इमरान खान अपनी सियासत खत्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो नहीं समझता कि इमरान खान आके बैठ जाएंगे कि ठीक है जी आप 5 साल हुकूमत करें और हम बैठ के इंतजार करेंगे आपकी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो अगर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मुफाद में समझते हैं कि क्या सही होगा, तो ही हैज टू मूव फॉरवर्ड एंड सेट दोज थिंग्स राइट व्हिच वर डन रॉन्ग ऑन फरवरी 8th नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे मोहम्मद जुबैर साहब से, सीनियर सियासतदान फॉरेन। उन्होंने भी बड़ी दो टोक बात की, और बात सारी ये है कि पाकिस्तान नीड्स द हीलिंग टच दैट इट रियली नीड्स नाउ, वरना ये पोलराइजेशन पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाएगी इसका हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि ना हो। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। जब वो ज्वाइन करेंगे तो आपसे उनका तारुफ कराऊंगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट ने आज ज्वाइन किया नाज़रीन, उनका तारुफ करा देती हूँ। वो फॉर्मर चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। नैयर हुसैन बुखारी साहब बहुत सीनियर सियासतदानों में आपका शुमार होता है। आई लाइक टू वेलकम हिम इन माई स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बुखारी साहब, बहुत अच्छा लगा दैट यू कम ऑल द वे टू ज्वाइन मी। सो मैंने कहा इस्लामाबाद होने का कुछ फ़ायदा होना चाहिए। मैं आपसे पहला सवाल तो ये करना चाहती हूँ कि ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा कब बन रही है, बजट के बाद या बजट से पहले? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। गुजारिश है कि 12 हम ये इसकी वजाहत कर चुके हैं कि हुकूमत साजी में हमने जो फ़ैसला किया था PMLN से तावन करने का, वो भी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने किया था जी, और 2 दिन ये लगातार मीटिंग रही हमारी। और उसी CEC ने फ़ैसला किया था कि हम हुकूमत बनाने में ज़रूर मदद करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये गवर्नमेंट 5 साल चले और उनको पार्लियामेंट के अंदर कोई दिक्कत भी पेश ना आए। हमारी स्ट्रेंथ उनके साथ रहेगी, सपोर्ट करेंगे, बट हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे कभी भी नहीं। ये बात नहीं थी उस वक्त की बात। पॉलिटिक्स में थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, ट्रू, और पॉलिटिक्स में चीज़ें स्टैगनेंट भी नहीं होती। तो अभी ये बहुत दफ़ा जो हमने सुना भी कि रिसेंटली जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, उस पर यही कन्वे हुआ और मीडिया के जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ज्वाइन कर। PMLN के बहुत सारे सीनियर मेंबर्स भी कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये डिसीजन किसी इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं था, एज अ होल जो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसका डिसीजन था कि काबीना का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर फ़ैसला करना होगा तो वो भी हमारी CEC फ़ैसला करेगी, और CEC के फ़ैसला जो है वो अहमियत भी रखता है, मुकद्दम भी होता है वो। तो CEC ने वैसे क्यों ये फ़ैसला किया? मतलब है जब आप लोगों ने साथ चलने का फ़ैसला भी कर लिया, प्रीवियसली PDM 2 लोग इसको कहते हैं और PDM 1 वो थी, तो उसमें भी मतलब है आई थिंक द चेयरमैन वाज अ वेरी गुड फॉरेन मिनिस्टर। बाकी ये है कि जाहिर सी बात है कुछ लोगों का एनालिसिस ये है कि उसके बाद नुकसान हुआ इलेक्शन में जाने का, स्पेशली PMLN को तो बहुत हुआ। अब तो 47-45 की भी बहुत ज़्यादा बातचीत है, आपको पता है रोज़ी पार्लियामेंट में क्या होता है। बट ये फैसला क्यों किया? अगर मतलब है आप उनको ज्वाइन करते तो आपको लगता ना कि ज़्यादा मजबूत होती है हुकूमत? उसके 2 रीज़न्स हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये फ़ैसला ना करती कि हम हुकूमत साजी में पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलेंगे, अदरवाइज़ जो एक्सरसाइज हुई थी इलेक्शन प्रोसेस की वो सारी फ्यूटाइल हो जाती। अच्छा, गवर्नमेंट कोई भी बनाने की पोजीशन में नहीं था, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी।
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी कि ये सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए हमने कहा, क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी। अर्लियर हमारा डिसीजन था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो वुड बी आवर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं आई, तो हमने इसरार नहीं किया कि प्रीमियरशिप हमें मिले। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उसको भी कहा गया, इवन दिस वाज ऑफर्ड टू पीटीआई आल्सो, और फिर वो तो खैर हुकूमत साजी के लिए तैयार नहीं थे। इनको कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हुकूमत साजी ना होती तो क्या होता, व्हाट वाज द सॉल्यूशन देन? दोबारा इलेक्शन? तो वाज इट पॉसिबल कि कौम फिर दोबारा इलेक्शन में जाती और क्या रिजल्ट्स होते? नहीं, रिजल्ट्स तो फरवरी 8 को काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गए थे। लोगों तो इलेक्शंस पे बहुत सवालिया निशान है, लेकिन पीटीआई तो हुकूमत बनाना चाहती थी। वो तो कहती है मैंडेट छीना आप। बात देखें ना, मैंडेट व्हाटएवर इट वाज, ये मैंडेट आपने 2013 का लोगों से नहीं छीना गया। क्यों गवर्नमेंट बनाई उन्होंने? उस वक्त भी यही सूरत हाल थी 2013 की भी, बल्कि हम समझते हैं कि 2018 की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी ये इशू था। और पीपल्स पार्टी तो हमेशा एग्रीव्ड रही है, एंड वी आर ऑन रिकॉर्ड। मोहतरमा शहीद ने 1990 के इलेक्शन में बड़ा ओपनली कहा था कि इलेक्शन चुराया गया, और इवन जो एयर मार्शल साहब की जो पिटीशन थी 1990 के इलेक्शंस के हवाले थी, वो भी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई थी। तो हम समझते थे कि सिस्टम की कंटिन्यूटी, जितने इलेक्शंस होते रहेंगे, जिस तवातर से इलेक्शन होंगे, तो चीज़ें रिफ़ाइन होंगी, फिर आप रिफॉर्म्स ला सकेंगे। ये देखें ना, ये पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये रही है कि कंटिन्यूटी के साथ इलेक्शंस नहीं हुए, लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो अपने लीडरशिप मुंतखब करें। तो चीज़ें रिफ़ाइन तो तब ही होती हैं ना कि जब किसी की फेलियर्स हैं वो भी आवाम के सामने आते हैं, किसी की कामयाबियाँ भी आवाम के सामने आती हैं। तो बेस्ट जज तो फिर आवाम होते हैं, और फिर अकाउंटेबिलिटी भी इलेक्शन में होती है कि किसी ने काम किया, सर्व किया, अपने मैनिफेस्टो पर अमल किया, गुड इनफ, उनके लिए वोट आ गई, अदरवाइज उनको दे लूज इट। 8 फरवरी के इलेक्शंस को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है फ्री एंड फेयर थे? नहीं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। इट वेरीज फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। ठीक, ये भी है। वो बड़ा सवालिया निशान है KPK में आउट ऑफ 45 सीट्स 43 सीट्स कैसे पीटीआई या पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट्स जीत गए, विच इज़ नेवर पॉसिबल, यू नो। और इवन इन पंजाब आल्सो, इवन इन कराची भी बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, जहाँ के सिंध में तो कैंडिडेट ही हमारे खिलाफ कोई फील्ड ही नहीं हुए थे। ठीक बात है। रूरल सिंध में तो हमारे खिलाफ तो एज सच पीटीआई के कोई कैंडिडेट्स ही उनके तो हालात ही नहीं थे इलेक्शन लड़ने के, ऑब्वियसली। और कराची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फील्ड किए, लेकिन कराची के इलेक्शंस के बारे में भी, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज़ के जो इलेक्शंस में, उन पर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ, जो MQM के हवाले सीट्स हैं, MQM की सीट्स हैं, इवन इन पंजाब आल्सो। ओके। सो लेकिन हमने 2018 में भी ये मौलाना साहब और मियाँ साहब पार्लियामेंट में नहीं आना चाहते थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने परसुएट किया, उन्हें मनाया कि फोरम पार्लियामेंट है, जो भी इश्यूज़ हैं हम पार्लियामेंट में आकर डिस्कस करें। आपको देखें, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मैच्योर पॉलिटिक्स की है। हम सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हैं, और हम इस कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं। देखिए 2014 में हमने क्यों अपोज किया इसको धरने को और सपोर्ट किया नवाज शरीफ साहब को? इसलिए किया कि हम थ्रू एजुटेशन गवर्नमेंट्स को डिसलॉज करने के हक में नहीं है। ठीक, हम समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है वो अडॉप्ट किया जाए। वो हमने 2022 में किया, एक गवर्नमेंट डिसलॉज होगी थ्रू वोट हम लोग। लेकिन आपने किया या आपसे करवाया गया? नहीं, हमने किया। वी टुक एन इनिशिएटिव। मतलब लेकिन अब आपको कहा गया, या एक्चुअली मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहती हूँ, जनरल बाजवा तो कहते हैं कि मैंने स्टॉप किया था कि इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराओ। देखें जी, ये जनरल बाजवा ने किसको कन्वे किया, आई एम नॉट प्रिवी टू इट, मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक, लेकिन एक बात ये तय थी कि हमने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया था, चेयरमैन बिलावल ने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया कराची से, तो दिस वाज डिसाइडेड कि हम मार्च में आके नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे, और डेट भी दे दी थी कि 8 मार्च को हम नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे। हम समझते थे कि अब हुकूमत इनसे चल नहीं पा रही, ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, आवाम बड़े तंग हैं, तो इनको रिमूव किया जाए। वो रिमूवल हमने कहा एजुटेशन के ज़रिए हम नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे कि जो आइनी तरीका है
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और फिर उस पर जिनने प्लेयर्स ने अपना किरदार अदा किया वो आपके सामने है। लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी मैच्योर पॉलिटिक्स करना चाहती है। हमने 77 में भी डायलॉग किया, आज भी हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं। इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना किसने है? किसी थर्ड फोर्स से निकालना नहीं, आप लोगों ने निकालना है, पॉलिटिशियंस ने निकालना है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपना पॉलिटिकल रोल अदा करें, एक मैच्योर पॉलिटिक्स करें। अच्छा, तो बुखारी साहब ये बताइए फिर ये मैच्योर पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है कि जिस तरीके से निशान छीना गया एक पॉलिटिकल पार्टी को, और ये आपके साथ हो चुका है, एक पॉलिटिकल पार्टी को टोटली डिसमेंबर कर दिया गया, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके ऊपर दे धड़ाधड़ केसेस बनाए जा रहे हैं, मतलब है हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। केयरटेकर गवर्नमेंट भी कर रही थी, अब आपकी हुकूमत में भी ये हो रहा है। एंड कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे ये सबक नहीं सीख सकती कि ये जो आज इनके साथ हो रहा है ये कल हमारे साथ हुआ था, परसों हुआ था और फिर हो सकता है। व्हाई इज द पॉलिटिकल सिस्टम सपोर्टिंग दिस? आपको लगता है कि इमरान खान को या माइनस करके या तहरीक इंसाफ को माइनस करके एक पॉपुलर वोट को साइडलाइन करके हम दोबारा इलेक्शंस में जा सकते हैं और मुल्क ठीक हो सकता है? देखिए जी, मैं तो ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स ना पॉलिटिकल फोर्सेस को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं करना चाहिए। ये अख्तियार आवाम के पास है, किसको मुंतखब करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं, एक बात। लेकिन उसके साथ आप ये भी देखें कि जो आपके जो कवानीन हैं, इलेक्शन लॉज हैं, उनकी भी तो रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप उनको फ्लाउट करें, आप उन पर अमल दरामद न करें, आप अपना सिंबल आपसे छिन जाए, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे ना। इलेक्शन लॉज में था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं, ठीक, आपने क्यों नहीं करवाया? 1.5 साल किया, तो वो एक रीज़न था ना। हम तो पूरा साल, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, हम तो हमेशा कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ रहती है। एंड हमें अकाउंट्स देने पड़ते हैं, हमें अपने इलेक्शंस 4 साल बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें वो करना पड़ता है। लेकिन वो इतने मशगूल थे कि उनको ख्याल ही नहीं था कि इलेक्शन लॉस की भी रिक्वायरमेंट है पार्टी को। यू नो, हमने क्यों 4P बनाई? हमने 4P उस वक्त बनाई जब मोहतरमा शहीद को इन्होंने इन एब्सेंशिया कन्विक्ट किया, और फिर जनरल मुशर्रफ ने ये बात थी कि कन्विक्टेड आदमी पार्टी हेड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो फिर हमें पार्लियामेंटेरियंस बनानी पड़ी, पार्लियामेंटेरियन के लिए सिंबल लेना पड़ा तीर का। और फिर एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं ये बता दूं कि हमारी 3P है, वो इनलिस्टेड पार्टी विद इलेक्शन कमीशन। 4P भी इनलिस्टेड है। 3P के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और 4P वाज विद द प्रेसिडेंट जरदारी साहब। यू नो, हमने अंडर द लॉ अलायंस किया हुआ है, और एक सिंबल के नीचे हम इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। ठीक, मैं समझ गई हूँ। हाँ, वो हमने अलायंस 2017 में किया। ठीक, उससे हमारा एक एग्रीमेंट हमने सबमिट किया। तो दे शुड हैव बीन विजिलेंट ना, इनकी लीगल टीम विजिलेंट होती कि इनको समझ आती कि इलेक्शन लॉज की क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते, अपना सिंबल लेके आते। अच्छा, ये बताएं बुखारी साहब कि जरदारी साहब ने देखें बदतरीन हालात में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जमा किया, PMLN जिनसे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप लोगों का इतना, मतलब फितरी तौर पे ही नहीं हो सकता ना। यू एक्सट्रीमली लेफ्ट, प्रो डेमोक्रेटिक, डिफरेंट, उनमें थोड़ा रिलीजियस एलिमेंट भी, आपकी सब वो लाइक मैच नहीं करता मैनिफेस्टो। उनसे भी इत्तेहाद हो गया, उनसे भी बातचीत हो गई, उनसे भी जमहूरियत की खातिर, आइन की खातिर या मुल्क की खातिर। आई मीन, डोंट यू थिंक दिस कंट्री रियली नीड्स अ ग्रैंड डायलॉग? Surely. Then who will initiate it? Somebody has to initiate that grand dialogue. नहीं, वो डायलॉग इनिशिएट किया, मेरी क़यादत तो किया। मेरी क़यादत ने ये किया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा डायलॉग होना चाहिए। वो पहले कहते हैं कि आप पहले माने कि मैंडेट चोरी हुई है, फिर बात हो। नहीं, मेरी बात सुन लेना, प्री कंडीशन से कभी डायलॉग होते हैं। फिर प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा कि डायलॉग हो। अभी भी हम कहते हैं डायलॉग हो, लेकिन एक जमात ऐसी है कि वो कहती है हम फलां जमात से हम गुफ्तगू-शनीदी नहीं करना चाहते। जो पॉलिटिशियन गुफ्तगू-शनीद पे बिलीव नहीं करता, डायलॉग पे बिलीव नहीं करता, तो मैं तो उसको पॉलिटिशियन ही नहीं समझता। पॉलिटिक्स में यू ऑलवेज गो फॉर डायलॉग। लेकिन वो तो उनकी तो पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी ना। वो तो कहते हैं आप लोगों ने मैंडेट चोरी किया, आपसे कैसे बात हो सकती है? अच्छा, मैंडेट चोरी पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया ना, या एन ने तो नहीं किया। इलेक्शन कंडक्ट किसने करवाया? ये वो कहते हैं आपका हक ही नहीं बनता था, आपने हुकूमत कैसे बना ली? नहीं, ECP ने ना
इसी तरह कहते हैं इनका 2018 में इनका हक बनता था, जो सीट्स इनको मिली 2018 में इनका हक बनता था। फिर अलायंस तो की है ना उन्होंने, एमक्यूएम ले लिया, एक बाप पार्टी ले ली, ये वो, लेकिन काफी उनके पास इतनी मेजॉरिटी तो थी कि वो इसी तरह ये भी अलायंस हुआ है ना। अच्छा ठीक। अभी दूसरी बात है कि इनके जो इश्यूज हैं, ऑब्वियसली ये इलेक्शन पिटीशंस उनकी चल रही हैं और फोरम्स पे हैं, लेकिन इसको डायलॉग में अगर पहले कहें जी हमें पहले आज़ादी दो तो फिर हम बात करेंगे, कितने मुकदमात इनके खिलाफ, वो मुकदमात नहीं, इस मुल्क में मुकदमात बनना और हटना कौन सी बड़ी बात है। आपके सामने मियाँ साहब पे क्या क्या मुकदमात बने, फॉर लाइफ टाइम उनको बैन किया गया, वो लंदन चले गए, वापस आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। लाइफ टाइम जो बैन था जी, मैं तो समझता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर किसी की कन्विक्शन हो ना तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 5 years, यस, नॉट फॉर लाइफ टाइम है, ठीक है। हाउ कम द जजेस हैव सेड कि लाइफ टाइम को डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने। ये देखे ना, ठीक है ना, ये तो हमारे सिस्टम के फ्लॉज हैं ना। हाँ हैं बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस को बिल्कुल उनके ग्रीवेंसेस होंगे, अपने ग्रीवेंस को लेके, लेकिन ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करने का कोई तरीका भी तो होगा, है ना। वो कह रहे हैं नया एहतजाज लेके आ रहे हैं। मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ। नो, दे आर सेइंग इसी में मैंडेट हमें, हाउ कम सीट्स कुड बी गिवन टू देम, जब ऑलरेडी ईसीपीए एक इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसने रिजल्ट्स दे दिए उनको, आपने चैलेंज भी किया हुआ है, बहुत सारी सीटें उन्हें वापस भी मिली हैं। मतलब कुछ सीटें ऐसी थी जो ईसीपी ने ट्रिब्यूनल्स अनाउंस हो गए, उसके बाद रिकाउंटिंग की, तो और रिकाउंटिंग में किसी को उन्होंने डिक्लेयर किया रिटर्न कैंडिडेट, तो वो फिर हाई कोर्ट्स ने अनडू कर दी। अच्छा बुखारी साहब, गिव मी अ लास्ट कमेंट, डू यू सी दिस कंट्री प्रॉस्परिंग अंडर दिस करंट सिचुएशन? इट विल प्रॉस्पर अगर पॉलिटिशियंस अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें तो। और डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता है? और क्या रास्ता है? नहीं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, एहतजाज करने से या झगड़ा करने से तो रिजॉल्व नहीं होता इशू। आज 21st सेंचुरी में इवन इन बिटवीन द नेशंस एंड द कंट्रीज डायलॉग के ज़रिए इश्यूज रिजॉल्व होते हैं ना, तो डायलॉग तो करने पड़ेंगे इनको, और डायलॉग करने भी चाहिए। Do you think the Prime Minister should initiate this? Last comment? He should. He should? With Yes. Tehreek-e-Insaf also? Yes, of course, why not? डायलॉग में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये भी मुझे किसी ने सवाल किया, सालसी मानने को भी तैयार हो ना, फ्री कैन। अगर एक फ्रीक सालसी मानता है दूसरा मानता ही नहीं, तो फिर क्या डायलॉग होगा? फिर नहीं हो सकता। तो फिर किसी को सालस तो माने, किसी को सालस तो माने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू की हमने आज, नईर हुसैन बुखारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया था स्टूडियो में। नाज़रीन, आपने मेरा प्रोग्राम देखा। फॉर फीडबैक राइट टू मी, अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।